नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक कुमार आपका साहित्य आराध्या शिक्षार्थी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं, प्रकार क्या है उसके। आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं। तो देरी ना करते हुए, जैसा मैं कहता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। आपको बिल्कुल करंट फैक्ट बताऊं, हमारे इस विश्व में, इस सृष्टि में, नहीं वैसे विश्व कहना ही ठीक रहेगा, इस विश्व में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 1650 भाषाएं तो हमारे देश में ही बोली जाती हैं। इतना ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। ये कौन कौन से, ये हम आगे समझेंगे। फिलहाल तो जैसा आप देख रहे हैं, भाषा का स्वरूप और प्रकृति, हम भाषा के स्वरूप पर बात करने जा रहे हैं, उसकी प्रकृति पर बात करने जा रहे हैं कि कैसा है भाषा का स्वरूप। हम जो बातें कहते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेज़ी, कोई भी भाषा हम बोलते हैं, उसके लिए हम ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम प्रयोग करते हैं ध्वनि चिन्हों का, और हर ध्वनि चिन्ह की, हर भाषा की अपनी व्यवस्था होती है। किस प्रकार के उसके वाक्यों का संयोजन होना है, इसकी अपनी व्यवस्था होती है। भाषा में जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उसके लिए एक प्रतीक व्यवस्था की जाती है। चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो। हम अगर घोड़ा कह रहे हैं, घोड़ा जो शब्द है उसको हम संस्कृत में अश्व कहते हैं। ये सब एक प्रतीक बन गया है। यदि मैं एक बात करूं कि मुझे मार्कर ला के दीजिए, ये मार्कर है। जब मैं किसी उस व्यक्ति से पूछूंगा जिसको पता होगा कि मार्कर किसे कहते हैं, तो उसके मन मस्तिष्क में एक छवि उभरेगी, तो वो समझेगा हाँ, ये मार्कर की बात हो रही है। अब यदि मैंने इसके साथ विशेषण शब्द जोड़ दिया, लाल मार्कर, काला, या फिर नीला, या फिर पीला, तो फिर वो उसके साथ उसको कंपेयर करेगा। तो विशेषण शब्द लगने से वो और चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि इस व्यक्ति को कौन सा मार्कर चाहिए। ठीक इसी प्रकार से भाषा में भी यही काम होता है, यही कार्य किया जाता है। जैसे हमें पता है कि भाषा जो है वो यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा क्या है? यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था। ठीक है ना? तो ये व्यवस्था है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की, जिसे हम भाषा कहते हैं। अब यदि आप पेड़ को ले लीजिए, पेड़ को हम हिंदी में पेड़ कहते हैं, संस्कृत में वृक्ष कहते हैं, और अंग्रेजी में ट्री कहते हैं। तो ये सब एक ध्वनि प्रतीक ही तो हैं। भाषा के विविध रूपों में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं भौगोलिकता पर, फिर प्रयोगात्मक, निर्माणात्मक, प्रकार्यात्मक, ऐतिहासिकता, और अंत में सम्मिश्रण। ये 6 प्रकार, ये 6 वर्ग हम भाषा के विविध रूपों में बांटे जा सकते हैं, हम बांट सकते हैं इनके अंदर। तो आइए देखते हैं कि इन वर्गों में कौन कौन सी भाषाएं, कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। जब भाषा में भौगोलिकता की बात की जाती है, उसके क्षेत्रीय आधारों की बात की जाती है कि हम भाषा को किस आधार पर क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, तो सबसे पहले बात की जाती है भौगोलिकता की, जिसमें आता है सबसे पहले व्यक्ति बोली, आइडियोलेक्ट। किसे कहते हैं व्यक्ति बोली? क्या होती है व्यक्ति बोली? आपको पता ही होगा कि समाज का, पर्यावरण का व्यक्ति की भाषा पर प्रत्यक्ष और परोक्ष, यानी कि दूरगामी, दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। दोनों प्रकार से व्यक्ति की भाषा प्रभावित होती है। इसी कारण से हर व्यक्ति की अपनी बोली होती है, अपनी भाषा होती है, जिसका वह समाज में प्रयोग करता है। यदि हम व्यक्ति बोली की बात करें, तो एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, व्याकरण शास्त्री कह सकते हैं उन्हें, हॉकेट, मैं हॉकेट कह रहा हूँ। वे ये कहते हैं कि किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति का वाक व्यवहार उसकी व्यक्ति बोली कहलाता है। इसका तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति एक विशेष समय पर अपनी बात रखता है, उसे ही उसकी व्यक्ति बोली कहा जाता है। यह व्यक्ति बोली सिर्फ तभी संभव है
जब व्यक्ति को शब्दावली का और व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान हो। अब आप ये भी सोचने लगेंगे कि व्यक्ति बोली है, एक किसी व्यक्ति की पर्सनल, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वो है, लेकिन यहाँ बात उसकी व्यक्ति बोली के अलावा एक चीज़ और भी है कि उसे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, उसे शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। आप किसी छोटे बच्चे को ये नहीं कह सकते कि ये उसकी व्यक्ति बोली है, ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि उसे शब्दावली का ज्ञान हो और व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, जिसकी समझ से वो अपनी बात को दूसरों के समक्ष पेश कर सके। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सब दूसरे नंबर पर आता है स्थानीय बोली। जब बहुत सारी व्यक्ति बोलियां मिलती हैं, एक छोटा स्थान उनको दे दिया जाए, फिर उस स्थान को हम कहते हैं स्थानीय बोली। एक ही प्रकार के लोग रहते हैं, एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं, बोली बोलते हैं, उससे कहते हैं स्थानीय बोली। एक छोटा सा आप कस्बा मान सकते हैं, जहाँ थोड़े बहुत कुछ लोग रहते हों, जिनकी एक समान व्यक्ति बोली हो, जिनकी वाक्य संरचना, वर्ण विन्यास सब समान हो, उसे कहते हैं स्थानीय बोली। आगे देखते हैं। अब आता है उपबोली, यानी कि सब डायलेक्ट। उपबोली किसे कहते हैं? हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, व्यक्ति बोली, फिर स्थानीय, फिर उपबोली। अब बहुत सारी जब स्थानीय बोलियां मिल जाएंगी तो वो कहलाएंगी उपबोली। भोजपुरी बोली का नाम तो आपने सुना ही होगा, आप सभी परिचित हैं, हम सब भोजपुरी की मूवीज़ देखते हैं, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, और भी कई कलाकार हैं, पवन सिंह, सब जानते हैं, सबको पता है वो भोजपुरी में उनकी मूवीज़ आती हैं। तो भोजपुरी एक बोली है, उस बोली में मैं आपको बताऊं, भोजपुरी एक बोली है, उस भोजपुरी के अंदर कुछ उपबोलियां आती हैं, जैसे कि आपकी छपरिया हो गई, ठीक है, नागपुरिया हो गई, शाहवारी हो गई। तो ये सब भोजपुरी की उपबोलियां हैं। आगे हम आते हैं बोली पर। किसे कहते हैं बोली? मैंने बता दिया, भोजपुरी एक बोली है, उसके अंदर इसकी ये छपरिया, नागपुरिया, शाहवारी, इसमें एक और है गोरखपुरी, ये इसकी उपबोलियां हैं। अब बात ये आती है, थोड़ा सा विभ्रमित होते हैं लोग कि बोली और भाषा में अंतर क्या होता है, क्योंकि बोली के बाद भी एक शब्द आता है उपभाषा, क्योंकि भोजपुरी तो बोली है। ये भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आपका बिहारी के अंतर्गत। तो बिहारी एक उपभाषा है, उसी के अंतर्गत ये भोजपुरी आती है। अब आगे सोचने वाली बात यह कि बोली किसे कहते हैं। बोली का क्षेत्र छोटा होता है, परंतु इतना छोटा नहीं होता जितना आप लोग समझते हैं। बहुत सारी उपबोलियां जब मिलकर बनेंगी तो वो कहलाएंगी बोली। बोली से तात्पर्य यह है, बोलियां हो गई भोजपुरी, मगही, मैथिली इत्यादि, ये सब। आगे देखते हैं उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, भाषा जितना विस्तृत तो नहीं, भाषा के अंदर कई विशेषताएं हैं जो उसे भाषा बनाती हैं। आप बोली में मान लीजिए आपने रचना कर रहे हैं, आपने रचना कर दी, लेकिन फिर भी आप उसे भाषा नहीं कह सकते। उपभाषा में क्या होता है कि उपभाषा भाषा और बोली के बीच की एक कड़ी का काम करती है। किसी भी भाषा में जो साहित्य रचना की जाती है, सबसे पहले वो उपभाषा बनती है। उपभाषा में धीरे धीरे रचनाएं होने लगती हैं, रचनाएं होते होते उससे एक साहित्यिक एक स्थान हासिल कर लेती है, उसकी शब्दावली बनती है, तब जाके वो भाषा कहलाती है। हमारी जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी, वो धीरे धीरे ही उसमें जब साहित्य प्रचुर मात्रा में होने लगा, जब उसकी शब्दावली बनी, जब उसका मानकीकरण हुआ, उसके बाद ही वो भाषा कहलाई। पहले तो वो बोली थी, अभी भी खड़ी बोली ही बोलते हैं, उसके नाम के पीछे बोली शब्द जुड़ा हुआ है, पता ही है आपको। लेकिन इसीलिए वो भाषा बनी क्योंकि उसके अंदर उसका साहित्य था, उसकी मानक वर्तनी थी, व्याकरण था, ये सभी उसे भाषा बनाते हैं। आगे बात करते हैं भाषा की ओर, जो कि एक नींव है हमारी। भाषा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विस्तृत
जिसमें साहित्यों की रचना हुई है, वो है भाषा। इसमें एकाधिक बोलियाँ, एकाधिक उपभाषाएं मिलकर इसे एक भाषा बनाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां समन्वित हैं। तो भाषा को भाषा बनाए रखने के लिए 4 तत्व विद्यमान होने चाहिए, 4 गुण होने चाहिए उसमें, तभी वो भाषा भाषा कहलाएगी। वो तत्व कौन से हैं? ऐतिहासिकता, जीवंतता, स्वायत्तता, मानकता। ऐतिहासिकता से तात्पर्य क्या है? ऐतिहासिकता से तात्पर्य है उसका एक अपना इतिहास होना चाहिए, इतिहास के साथ उसका विकास जुड़ा होना चाहिए, तब उसे में आती है ऐतिहासिकता। जीवंतता, जीवंतता से तात्पर्य यह है कि इस समय उसका प्रयोग प्रचलन में हो। तीसरा है स्वायत्तता। स्वायत्तता से तात्पर्य उसका सभी कार्यों में प्रयोग होना हो, उसे कहते हैं स्वायत्तता। दूसरा है मानकता। मानकता की बात मैंने आपको जैसे पहले ही बताई थी कि मानक, उसकी एक मानक वर्तनी होनी चाहिए, उसका एक व्याकरण होना चाहिए, उसकी संरचना में एक रूपता होनी चाहिए। तभी जब ये 4 गुण मिलेंगे तब बनेगी भाषा। ध्यान रखिएगा, 4 गुण मिलेंगे तब बनेगी भाषा। ऐतिहासिकता, जीवंतता, स्वायत्तता और मानकता। आपको एक मैं बात साफ साफ बता देना चाहूँगा कि बोली, उपभाषा और भाषा, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन भाषा किन कारणों से महत्वपूर्ण है, किन कारणों से वो विशाल हो जाती है, वह यह है कि बोली और उपभाषा में मान लीजिए कि थोड़ा साहित्य लिखा भी गया, रचा भी गया, इनमें बोधगम्यता तो मिल जाती है और व्याकरणिक समानता भी मिल जाती है। जो जातीय अस्मिता चाहिए, जातीय अस्मिता, उसका अभाव होता है बोली और उपभाषा में। इसीलिए सिर्फ यही एक कारण है जिसकी वजह से भाषा विशाल समुदाय का हिस्सा बन जाती है। भाषा के विविध रूपों में अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर है प्रयोगात्मक, यानी प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले आते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा। सामान्य बोलचाल की भाषा, किसी भी समाज में एक सामान्य बोलचाल की भाषा अवश्य मौजूद मिलेगी आपको। ये संपर्क का काम करती है, संपर्क भाषा होने का काम करती है। ये आपको एक दूसरे मनुष्य के साथ जोड़े रखती है। दूसरी ओर यदि हम बात करें साहित्यिक भाषा की, ये साहित्यिक भाषा की, तो इसका जो रूप होता है वो आदर्श रूप होता है, जो हमें विद्यालय में देखने को मिलता है, जो हमें मिलता है हमें हमारी किताबों में, जिसमें साहित्यिक रचनाएं की जाती हैं, जिसमें व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसे कहते हैं साहित्यिक भाषा। कभी कभी इन साहित्यिक भाषाओं में थोड़ा बहुत हमें उलटफेर देखने को मिलता है, परंतु विशिष्ट चयन संयोजन से यह विशिष्ट भाषा बन जाती है। आगे हम देखते हैं व्यावसायिक भाषा। ये वो भाषा होती है जिसका प्रयोग व्यवसायी करते हैं, व्यवसाय में किया जाता है। आप देखते हैं जब सीए जब कोई काम कर रहे होते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो थोड़ी अलग होती है। मैंने अकाउंट्स थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, उसमें वो एक वाक्य होता है, वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वाज व्हाट गोज़ आउट, कुछ ऐसी भाषाएं हैं, ऐसे कुछ प्रयोग किए गए हैं जिसका आप अगर हिंदी में अर्थ जानने जाएंगे तो आपको कुछ उल्टा ही मतलब उसका निकलेगा। तो ये वो व्यावसायिक भाषाएं हैं जिसका प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है। आगे देखते हैं कार्यालयी भाषा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, कार्यालयी भाषा जिसका प्रयोग हम कार्यालय में करते हैं। हालांकि आपको पता है कार्यालय में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषाएं अधिकतर लिखित होती हैं, क्योंकि मौखिक भाषा को सत्यापित नहीं किया जा सकता। इसीलिए कार्यालयी भाषा के जो अधिकतर जो कार्य होते हैं वो लिखित में होते हैं, इसीलिए यह प्राय औपचारिक शैली में ही प्रयोग की जाती है। आगे देखते हैं राजभाषा। कुछ लोग राजभाषा राष्ट्रभाषा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, राजभाषा किसे कहें, राष्ट्रभाषा किसे कहें। तो राजभाषा वही है जिसे संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, उसका संवैधानिक प्रयोग किया जा सकता है, संवैधानिक प्रयोग किया गया है, और वो गौरव हमारे हिंदी को प्राप्त है।
आपको पता ही है। लेकिन राजभाषा और राष्ट्रभाषा में सबसे बड़ा अंतर, क्योंकि अगला राष्ट्रभाषा ही मैं आपको बता देना चाहूँगा कि राष्ट्रभाषा तो उसे ही कह सकते हैं जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में हो, हर राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र में, यानी कि राष्ट्र, हमारे भारत देश के प्रत्येक धरातल पर वो भाषा बोली जानी चाहिए, वो भाषा समझी जानी चाहिए, तभी हम उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे पाएंगे। परंतु ऐसा संभव नहीं है। अभी तक राष्ट्रभाषा हमारी कोई है नहीं। हम बस हिंदी और अंग्रेजी को साथ में लेकर चल रहे हैं इस समय, कि दोनों को ही हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्रयोग हर जगह होता है। आप दक्षिण भारत चले जाइए, वहाँ भी आपको अंग्रेजी का प्रयोग मिल जाएगा। हमारे नॉर्थ में चले जाइए, साउथ में, ईस्ट में, आपको अंग्रेजी, हिंदी थोड़ी बहुत मिश्रित मिली जाएगी। तो राष्ट्रभाषा का जहाँ तक सवाल है, तो हिंदी और अंग्रेजी इस समय दोनों ही भारत की राष्ट्रभाषा है, और राजभाषा तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आते हैं गुप्त भाषा पे। किसे कहते हैं गुप्त भाषा? मैंने एक मूवी देखी थी, एक स्पाई की मूवी थी, उसमें वो कुछ ऐसे करता था, कुछ ऐसे ही संकेत कर रहा था वो। तो ये होती है गुप्त भाषा। ये गुप्त भाषा प्रयोग की जाती है सैनिकों द्वारा, जो खुफिया विभाग होते हैं उनके द्वारा, हाँ, और चोरों के द्वारा भी। वो लोग भी अपनी गुप्त भाषाएं रखते हैं, गुप्त संकेत रखते हैं, जिसके द्वारा वो चोरी कर सकते हैं। गुप्त भाषा को एक प्रकार से हम कोड लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कूटों का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं मृत भाषा। ये मृत भाषा वो भाषा कहलाती है जिसका प्रयोग भूतकाल में तो हुआ, उसके अंदर साहित्य भी लिखा गया, परंतु अब वो प्रचलन में नहीं है। वर्तमान में इनका जो प्रयोग हो रहा है, जिसलिए हमने इसे संभाल के रखा हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये धरोहर है हमारे देश की। हम हिंदुस्तान में एक आस्था है, हम हर चीज़ को एक रूप दे देते हैं, एक धरोहर मान लेते हैं कि हमारे पूर्वजों की निशानी है। कुछ ऐसा ही दिल है हमारे हिंदुस्तानियों का। विदेशी भाषाओं की अगर बात करें तो ग्रीक और लैटिन कुछ ऐसी ही भाषाएं हैं जो मृत हो चुकी हैं। अब उन्हें सिर्फ पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया है, परंतु उसका प्रयोग अब होता नहीं। भाषा के विविध रूपों में अब हम बात करते हैं निर्माणात्मक की, यानी निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर हम इसको दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है सहज भाषा और दूसरी है कृत्रिम भाषा। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा, सहज भाषा। सहज भाषा यानी कि जो व्यक्ति आराम से सीख जाता है, अपने आप, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता उसे, ज़्यादा व्याकरण शास्त्र की सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वो धीरे धीरे उसमें रहन सहन में रहता रहता है और वो सीख जाता है, उसे कहते हैं सहज भाषा। दूसरी भाषा आती है कृत्रिम भाषा। ये वो भाषा है जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय विश्व को, अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व है उसे एक साथ लेकर आना। आप अभी भी नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। एक बात रखी गई, जब मीटिंग हुई तो उसके अंदर एक बात रखी गई कि हमें संसार के सभी भाषाओं को एक साथ लेकर आना है, जानना है, उनके अंदर संप्रेषण जागृत करना है, संप्रेषण को बढ़ाना है। उसके द्वारा एक कृत्रिम भाषा के निर्माण का प्रयास हुआ जिसका नाम था एस्पेरेंतो इंडो। एस्पेरेंतो इंडो। इसका उद्देश्य विभिन्न भाषा भाषी जो लोग हैं, जो समाज में रह रहे हैं, जो बहुत तरह की भाषाएं बोलते हैं, उनको एक साथ एक मंच पर लेकर आना। भाषा के विविध रूपों में अब हम बात करते हैं प्रकारात्मक की। उसके अंतर्गत सबसे पहले आते हैं हम संपूरक भाषा। किसे कहते हैं संपूरक भाषा? जब व्यक्ति अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए एक दूसरी भाषा सीखता है, उसे कहते हैं संपूरक भाषा। ये छोटी सी बात समझने वाली है कि यदि मुझे किसी अपने ज्ञान को बढ़ाना है, मुझे अगर तमिल सीखने का मन कर रहा है, मैं अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ, यदि मुझे कभी तमिल प्रदेश में जाना पड़े तो तमिल बोलना पड़ेगा, तो मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाना है, तो इसके लिए मैं तमिल भाषा सीख रहा हूँ।
तो उसे कहते हैं संपूरक भाषा। जब आप अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, अपने निजी ज्ञान की वृद्धि के लिए कोई भाषा सीखते हैं, उसे कहते हैं संपूरक भाषा। दूसरी भाषा क्या है? परिपूरक। परिपूरक भाषा। परिपूरक भाषा। आपको तो पता ही है कि हम सामाजिक प्राणी हैं। हालांकि ये बात मैं कई बार कर चुका हूँ, हम सामाजिक प्राणी हैं, ये बात झूठ है ही नहीं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हम सामाजिक प्राणी हैं। इसीलिए सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें एक अन्य भाषा सीखने की आवश्यकता है। जैसे कि हम अभी हिंदी बोल रहे हैं, हमें अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, वो कहलाएगी परिपूरक भाषा। इसलिए नहीं कि हमारा निजी ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि यदि हमें समाज में रहना है, समाज में अपने आप को एक ऊंचा स्तर उठाना है, तो हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई तमिल प्रदेश में रहता है, कोई साउथ में रहता है, दक्षिण में रहता है, तो उसे अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी अथवा अंग्रेजी भी आनी चाहिए, अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। ज्ञान की वृद्धि की बात नहीं हो रही है यहाँ पर सामाजिक प्रयोजनों के कारण ऐसी बात हो रही है कि सामाजिक प्रयोजनों के लिए व्यक्ति जब दूसरी भाषा सीखता है तो उसे कहते हैं परिपूरक भाषा। अगली भाषा है समतुल्य भाषा। आपको पता है जब कोई बाहर जाता है, हमारा सगा संबंधी विदेश में जाता है, हाँ, लोग कहते हैं भाई कनाडा गया तो कनाडा वाले ही बन गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑस्ट्रेलिया वाले ही बन गया, ऐसे कहते हैं ना लोग। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि अपनी मातृभाषा जो वो भारत से लेकर गया है, वो लड़का या लड़की गया है या गई है, गया, उसने वहाँ दूसरी भाषा भी सीख ली। इसमें इसका निजी कुछ नहीं, सामाजिक कुछ नहीं, पर उसने सीख ली। अब उसने तो सीख ली, अब सीखते सीखते वहाँ पर रहते रहते वहाँ का जो व्याकरण था, जो बोली थी, जो भाषा थी, वो उसे भी आ गई, सारा ज्ञान उसे भी हो गया। तो अब उसका हिंदी या फिर अंग्रेजी, तमिल का है तो तेलुगु, तेलुगु तमिल, कन्नड़, उड़िया, इस भाषा के अलावा भी उसने अंग्रेजी भाषा में समान अधिकार प्राप्त कर लिया। जब हम समान अधिकार प्राप्त करने की बात करते हैं तो हम उस कंडीशन में, उस अवस्था में कहते हैं कि वो समतुल्य भाषा हो गई, दोनों बराबर हो गई, उसका दोनों में बराबर का हक है, हकदार है वो, उसे दोनों भाषाएं बिल्कुल सही से आती, उसे कहते हैं समतुल्य भाषा। भाषा के विविध रूपों में यदि हम ऐतिहासिकता की बात करें तो ऐतिहासिकता में भी हमें आपको 4 वर्ग मिलेंगे, जो है मूल या उद्गम भाषा, प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा। मूल या उद्गम भाषा। मूल या उद्गम भाषा से तात्पर्य यह है कि ये वो समय था जब भाषा अपने आप उत्पन्न नहीं हुई, परंतु जब इससे कोई चीज़, इससे कोई भाषा उत्पन्न हुई, उसे कहते हैं उसका मूल या उद्गम भाषा। जैसे भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा से विभिन्न भाषाएं निकली, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, ये सब। दूसरी आती है प्राचीन भाषा। प्राचीन भाषा से तात्पर्य यह है कि जिसका प्रयोग प्राचीन काल में हुआ करता था। संस्कृत, हिब्रू, लैटिन, ये सब प्राचीन काल की भाषाएं हैं, इनका प्रयोग हम प्राचीन काल में देखते हैं। यदि मैं मध्यकालीन भाषा की बात करूं, इसकी बात, मध्यकालीन भाषा से मेरा तात्पर्य यह है कि जिसका प्रयोग मध्यकाल में किया गया हो, जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये वो भाषाएं हैं जिसका प्रयोग मध्यकाल के समय में किया गया था। आगे देखते हैं आधुनिक भाषाएं। ये आधुनिक भाषाएं हैं जिसका प्रयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, चाहे हम हिंदी बोलते हों, अंग्रेजी बोलते हों, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, कोई भी भाषा हम बोलते हों, कश्मीरी, कोई भी भाषा हम बोलते हों, जिसका प्रयोग अब हो रहा है, उसे कहते हैं आधुनिक भाषा। तो ये सब ऐतिहासिकता के अंतर्गत ही आते हैं। आगे हम देखते हैं सम्मिश्रणीकरण के आधार पे। इसमें 2 महत्वपूर्ण भाषाएं आती हैं जो शायद मेरी फेवरेट है। इन्हीं 2 भाषाओं के कारण नई नई भाषाओं का जन्म होता है। पहली है पिजिन। थोड़ा सा अंग्रेजी वाला नाम है, पर पिजिन कहते हैं इसे। पिजिन से तात्पर्य क्या है? जब एक भाषा भाषी समुदाय दूसरे भाषा भाषी समुदाय में जाकर उपनिवेश बनाकर रहता है, जैसे कि आजमगढ़ एक क्षेत्र हो गया, अब वहाँ पर
तमिल के कुछ लोग आ गए, कुछ लोग तेलुगु प्रदेश से आ गए, कुछ लोग यहाँ उड़ीसा की तरफ से आ गए। तो ये लोग जब यहाँ पर आकर रहेंगे तो इनकी भाषा में और भोजपुरी भाषा जो वहाँ के जो लोग बोलते हैं उनमें घर्षण होगा। इस घर्षण से धीरे धीरे इनकी ध्वनियाँ बदलेंगी, परिवर्तन होगा, इनके वाक्य बदलेंगे थोड़ा बहुत थोड़ा। तो जब ये बदलेंगे तो इनके सम्मिश्रण से जो भाषा बनेगी वो कहलाती है पिजिन। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। बहुत साल पहले जब हम तो नहीं थे, हमारे जब पूर्वज यहाँ रहा करते थे सिंधु नदी के पास, जब सिंधु नदी में बाढ़ आई तो वो लोग वहाँ से रवाना हो गए, वहाँ से निकल लिए। भाई अब बाढ़ आ चुकी है, सब कुछ डूब चुका है, वहाँ फसल तो होगी नहीं, खेती तो होगी नहीं। उन्होंने नया स्थान ढूंढने के लिए आगे वहाँ से वो निकल गए। कुछ लोग वहाँ से उत्तर की ओर चले गए, कुछ लोग दक्षिण की ओर चले गए, कुछ पश्चिम की ओर चले गए, कुछ कहीं और चले गए। अब जब वो वहाँ चले गए, जब वो वहाँ से गए तो जिस तरफ वो गए, जहाँ गए वहाँ पर कुछ और लोग रह रहे थे, कुछ और प्रवासी भी थे वहाँ पर, आदिवासी समुदाय भी रहा करते होंगे। जाहिर सी बात है, भारत ये पूरा विश्व ही सब एक साथ ही बना हुआ था, इतनी विभाजित नहीं था जितना आज के समय में ये विभाजन हो रखा है, उतना पहले नहीं था, पता ही है आपको। तो जब ये लोग वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने उनकी भाषा धीरे धीरे सीखी। कुछ ये लोग बोलते थे, कुछ वो लोग बोलते थे, दोनों ने अपनी अपनी भाषाओं को मिला लिया। मिला के जो रूप बना, जो उसमें वो प्रयोग कर रहे थे, वो था पिजिन। अब तो आप समझ गए होंगे। अब इसी में जो दूसरा चरण आता है वो आता है हमारा क्रियोल का। क्रियोल, ओ माय गॉड, ये काफ़ी अलग है। पिजिन के बाद क्रियोल यानी कि दूसरी पीढ़ी। जब कई पीढ़ी के बाद जब दूसरी पीढ़ी आएगी, जब पिजिन की जो भाषा थी उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, अर्थात ये है कि उसका एक वाक्य विन्यास बन जाएगा, वर्ण व्यवस्था बन जाएगी, सब सटीक हो जाएगा। जब सब लोग एक ही चीज़ बोलते होंगे तब वो कहलाएगी क्रियोल। इस भाषा में होता क्या है? इस भाषा में होता यह है कि ये अपनी मूल भाषा को छोड़ देती है, और एक स्वतंत्र रूप अपनाती है, आज़ाद हो जाती है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। जैसे हम लोग आज़ाद हुए थे ना अंग्रेज़ों की गुलामी से, हम आज़ाद हो गए थे, हम स्वतंत्र थे, हम कहीं भी जा सकते थे। उसी प्रकार से वो भाषा पिजिन से अलग हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, उसका अपना वाक्य विन्यास बन जाता है, अपनी वर्ण व्यवस्था बन जाती है। जैसे कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर, जैसे सूरीनाम हो गया, त्रिनिदाद हो गया, ये देश ऐसे हैं जहाँ पर इनकी अपनी भाषा, ये क्रियोल का प्रयोग करते हैं इस समय में। आप अगर यदि वहाँ जाएं, सूरीनाम जाएं, हालांकि आपको लगेगा कि वो हिंदी बोल रहे हैं, परंतु उसमें थोड़ा हमें अंतर मिलेगा, हम उनकी भाषा को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इन देशों ने कई भाषाओं को अपने में समन्वित कर लिया है। इसमें आपको फ्रेंच भी मिलेगी, अंग्रेज़ी भी मिलेगी, हमारी हिंदी भी मिलेगी। ये भाषाएं इसमें मिली हुई हैं, मिलजुल कर इसने एक अपना नया रूप ले लिया है जिसे हम कहते हैं क्रियोल। मुझे लगता नहीं कि अब आपको पिजिन और क्रियोल में कोई भी चिंता या फिर परेशानी रहेगी इसको समझने में, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से हमने समझ लिया और आपने समझ भी लिया और मैंने आपको समझा भी दिया। अब हम आगे ये बात आपको बताना चाहेंगे, मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम ये ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको डच भाषा के साथ हिंदी का प्रयोग मिलेगा, फ्रेंच के साथ आपको अंग्रेजी भी मिल सकती है, हिंदी अंग्रेजी तो वहाँ चलती ही चलती है। आजकल यहाँ भी हमारे देश में भी आजकल चला ना हिंग्लिश, HINGLISH, हिंग्लिश एक नया चीज़ बन गई है जुड़कर। धीरे धीरे लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो वो हिंदी में लिखते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी लिपि का प्रयोग करते हैं, रोमन लिपि जिसे हम बोलते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्रियोल का ही कहीं ना कहीं छोटा मोटा रूप है जो अभी शुरू हुआ है। इस कक्षा में हमने सीखा कि भाषा के प्रतीक कौन कौन से होते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं, भाषा के विविध रूप कौन कौन से, जो कि हमने पढ़े, बहुत सारे थे, लेकिन इन्हें हमने आसानी से समझा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आगे की कक्षाओं में दूसरी चर्चा पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।